हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? देखिए, आज का अपना जो चल रहा था शिक्षा मनोविज्ञान के परीक्षण, तो उसमें है विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता हो गया था, वैधता हो गया था, अब है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। किसी परीक्षण को तब विश्वसनीय माना जाता है जब उस परीक्षण को एक से अधिक बार क्रियान्वित करने पर अंकों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर 70 नंबर आए और दूसरी बार वापस टेस्ट लेते हैं तो कितने आए, 72 आए, तो वो कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर एक बार 80 आए, एक बार 75 आए, तो वो विश्वसनीय नहीं हो सकता है आंकड़ा। इसके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। परीक्षण, पुनर्परीक्षण, विश्वसनीयता। टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। एक परीक्षण को एक बार क्रियान्वित करने के बाद कुछ समय अंतराल के पश्चात पुनः उसी प्रतिदर्श पर क्रियान्वित किया जाता है और उन दोनों बार के आंकड़ों की संबंधता को जांचा जाता है, तब वह परीक्षण क्या है? पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात होता है। अब है दूसरा, समानांतर रूप विश्वसनीयता, पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। निर्मित किए गए परीक्षण के 2 समानांतर रूप बनाए जाते हैं, फिर एक ही समय उन दोनों समांतर रूपी परीक्षणों का क्रियान्वयन किया जाता है। इन प्राप्त आंकड़ों के दोनों समुच्चयों की तुलना की जाती है। यदि उनमें संगतता पाई जाती है तो परीक्षण को विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, तो इससे आगे अब देखते हैं तीसरा और है, जो क्या है कि मुख्य नहीं है लेकिन ये भी इसका एक प्रकार है। कौन सा है? तो सम विषम विश्वसनीयता। जब कोई परीक्षण सजातीय होता है तब उस परीक्षण में सम तथा विषम दोनों पदों की अलग अलग कर परीक्षण को 2 रूपों में बांट दिया जाता है और उसके बाद समांतर रूप की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। अब मानक नॉर्म्स क्या होने चाहिए? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में मानक अत्यंत आवश्यक होते हैं। किसी भी परीक्षण के साथ एक मैनुअल तैयार की जाती है और उस मैनुअल में परीक्षण की सामान्य जानकारी के अतिरिक्त परीक्षण के मानकों का भी उल्लेख किया जाता है। जैसे बुद्धि परीक्षण मापते हैं, तो बुद्धि परीक्षण में कि मंद बुद्धि वाला कितने से कितने के बीच मंद बुद्धि वाला है, ऐसा। सामान्यतः एक परीक्षण की वैधता व विश्वसनीयता जांच लेने के बाद उस परीक्षण को एक बड़े प्रतिदर्श पर क्रियान्वित किया जाता है और उस बड़े प्रतिदर्श प्राप्त अंकों से मानकीकृत अंकों को प्राप्त किया जाता है। अब है इन मानकीकृत अंकों की सहायता से उस परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या हेतु श्रेणियों का निर्धारण किया जाता है। जैसे ग्रेड में बांटते हैं कि इतने ग्रेड, ए ग्रेड में इतने में से इतने, बी ग्रेड में ये, ऐसा। अब है केस अध्ययन विधि। क्या है? केस अध्ययन विधि। केस अध्ययन विधि में क्या है? देखो, केस स्टडी, केस हिस्ट्री मेथड नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विधि है। नैदानिक मतलब जैसे कोई बालक मस्ती बहुत करता है, पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल से भाग जाता है, तो उसके बारे में पता किया जाता है पूरा कि भाई ये बालक ऐसा है तो क्यों है, इसका व्यवहार ऐसा क्यों है, घर पे ऐसा कैसा माहौल है इसके, सब कुछ देखा जाता है। तो उसमें केस स्टडी की जाती है। केस का अर्थ अर्थात परिवार, किसी विशिष्ट व्यक्ति समूह के संबंध में होता है। केस अध्ययन विधि में एक विशिष्ट केस का अध्ययन किया जाता है। केस से संबंधित जो बालक होता है उससे संबंधित सभी सूचनाएं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, विद्यालय या कार्यस्थल संबंधी, व्यक्तिगत सूचनाएं, पारिवारिक संबंधी आदि एकत्रित की जाती हैं। सभी
सूचनाओं को एकत्र कर इनका गहन विश्लेषण किया जाता है। केस की समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है। समस्या के कारणों के आधार पर ही उपचार किया जाता है। यह विधि शिक्षा मनोवैज्ञानिक में भी काम में ली जाती है। यदि किसी कक्षा में समस्यात्मक बालक होते हैं तो इस विधि द्वारा ही ऐसे बालकों की समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। अतः कारणों को आधार बनाकर समस्या का समाधान किया जाता है। विशिष्ट बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से किसी भी आधार पर कुछ सामान्य या विशिष्ट होते हैं, या तो सामान्य होते हैं या विशिष्ट होते हैं सामान्य बालकों से। फिर है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक कौन सा होता है? बौद्धिक व शारीरिक रूप से पूर्णतया सामान्य होते हैं। उनमें कोई भी शारीरिक व मानसिक विकार नहीं होता है। उनके व्यवहार में समस्यात्मक प्रवृत्तियाँ प्रदर्शित होती हैं, जैसे अनुशासनहीन बालक, चोरी करने वाला बालक, दूसरों को परेशान करने वाला बालक, अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला, विद्यालय समय के बीच में भाग जाने वाला बालक जो होता है वो समस्यात्मक बालक में आते हैं। फिर है दूसरा समाज मिति विधि। समाज मिति विधि क्या है? सोशियोमेट्री मेथड। इसका सर्वाधिक उपयोग सामाजिक मनोविज्ञान शाखा में करते हैं। किसमें करते हैं? सामाजिक मनोविज्ञान शाखा में करते हैं। किसी कक्षा के छात्रों के आपसी संबंधों को समझने के लिए उपयोगी होता है। सामान्यतः यह विधि किसी समूह की अंतःक्रिया या आपसी संबंधों को समझने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। ठीक है, तो ये है। अब आगे है नेक्स्ट विधि कौन सी है? लंबात्मक विधि या अनुदैर्ध्य विधि। लंबात्मक विधि, अनुदैर्ध्य विधि विकासात्मक विज्ञान में यह विधि उपयोग में ली जाती है। इसमें विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए प्रतिदर्श का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। बालक का जो है लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। जैसे माता पिता जो है उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। माता पिता के व्यवहार का जो है बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, ये देखा जाता है। फिर है यह विधि अत्यधिक समय, धन और श्रम की मांग करती है। जैसे 25 साल तक किन्हीं बच्चों का अध्ययन करना। वर्तमान में इस पारंपरिक विधि के साथ स्थान पर एक आधुनिक विधि अनुप्रस्थ काट विधि उपयोग में ली जाती है। अनुप्रस्थ काट विधि में क्या होता है? अनुप्रस्थ काट विधि में ऐसा है कि इसमें समूह में बालकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे 0 से 5 साल के बालक ले लिए, कितने 250 शिशु है 0 से 5 साल के, फिर 6 से 10 साल के 250, फिर 11 से 15 साल के 250 और 16 से 20 साल के 250। इन सब पे प्रयोग किया जाता है, अध्ययन किया जाता है इनके व्यवहार का। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही, और अब कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिएगा। ठंड बहुत ज़्यादा है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये पूरा सिस्टमेटिक क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जाता है। थैंक यू।